अच्छा जी, अब नेक्स्ट टॉपिक है सोडियम डिसऑर्डर्स। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है, जिसको लो सोडियम कहते हैं। अब हाइपोनेट्रीमिया से रिलेटेड इन्होंने एक केस समझाया है कि 7 मंथ ओल्ड गर्ल है, प्रेजेंट्स विद द जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक कन्वर्जन्स, ठीक है, 7 महीने की है बच्ची और जनरलाइज उसको टोनिक क्लोनिक से कन्वर्जन्स हुए हैं। उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की भी हिस्ट्री है, ठीक है। शी टुक ओनली 90 ml मिल्क बट 1200 ml फ्री वाटर द डे बिफोर एडमिशन, ठीक है। जब इसको कन्वर्जन हुई है उससे पहले इसने 90 ml मिल्क लिया है, लेकिन 1200 ml उसने फ्री वाटर लिया था, ठीक है। अब उसकी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की गई तो उसका जो एंटीरियर फंटानल है वो बल्जिंग है, ठीक है। इसका मतलब है कि उसको ओवर हाइड्रेशन है या इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, इस वजह से एंटीरियर फंटानल बल्ज है। एंड ब्रिस्क लिम्ब रिफ्लेक्सेस, ठीक है, लिम्ब रिफ्लेक्सेस भी ब्रिस्क हैं। अब उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन बाकी सिस्टम की अनरिमार्केबल है, ब्रेन सिटी भी उसका नॉर्मल है। ब्लड टेस्ट लेकिन जब किए गए तो उसमें उसका सोडियम लेवल 116 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, ठीक है, ब्लड टेस्ट में पता चला है। तो ये हाइपोनेट्रीमिया से रिलेटेड केस है, उसको अच्छा जी, तो हाइपोनेट्रीमिया हम कहते हैं किसको है? हाइपोनेट्रीमिया यानी कि सीरम में सोडियम लेवल 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो, ठीक है। ये आपने स्पेसिफिक रेंज याद रखनी है अच्छी तरह से कि 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर कम है सीरम में सोडियम लेवल तो उसको हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। अब ये डिक्रीज्ड, नॉर्मल या इंक्रीज्ड बॉडी टोटल सोडियम कंटेंट में भी हो सकता है, ठीक है। बॉडी का जो टोटल सोडियम कंटेंट है वो बेशक डिक्रीज्ड हो, नॉर्मल हो या इंक्रीज्ड हो, उसमें हाइपोनेट्रीमिया हो सकती है। क्या वजूहत हैं इस हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया की, ठीक है, जिसमें वॉल्यूम भी कम हुआ है और सोडियम भी कम है, हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया। ये कॉजेज़ आपको अच्छी तरह याद हो। एक तो अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉजेज़ हैं जैसे इमेसिस है, वॉमिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा, या डायरिया, तो उसमें सोडियम भी लॉस हो रहा है, वॉल्यूम भी लॉस हो रहा है, तो एक ये एग्जांपल है हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया की। दूसरा, स्किन में अगर बर्न्स हों तो वाटर सोडियम दोनों लॉस होते हैं, डिहाइड्रेट हो जाता है ना स्वेटिंग में या बर्न्स में, ठीक है, स्किन। थर्ड आता है थर्ड स्पेस लॉसेस। थर्ड स्पेस लॉसेस हम कहते हैं कि बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, पेरिटोनाइटिस हो जाए या सेप्सिस हो जाए तो उसको हम कह रहे हैं थर्ड स्पेस ऑब्स्ट्रक्शन, थर्ड स्पेस लॉस। इसको एक्चुअली हम थर्ड स्पेस लॉस कहते हैं, जहाँ पे मतलब फ्लूइड शिफ्ट हो जाता है इंट्रावास्कुलर स्पेस से यानी ब्लड वेसल से इनटू अ नॉन फंक्शनल स्पेस, जैसे इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाए बिटवीन द सेल्स, ब्लड वेसल से इंटरस्टिशियल में जैसे आ जाए तो उसको हम कहते हैं थर्ड स्पेस लॉस। तो ये जो फ्लूइड की मूवमेंट होती है ना, ये ब्लड सर्कुलेटिंग वॉल्यूम को पोटेंशियली रिड्यूस कर देती है, तो पोटेंशियल इसमें हाइपोवॉल्यूमिया हो जाता है। तो एक ये भी वजह है हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया की, थर्ड स्पेस लॉस, स्किन और जीआई से रिलेटेड हमने देखा। अब आ जाए हाइपोनेट्रीमिया में बच्चे की क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होगी, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया सोडियम कम हुआ है तो ऑब्वियसली उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस की ऑस्मोलैलिटी को वो डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है, ठीक है। ऑब्वियसली हाइपोनेट्रीमिया है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो कम होगा, उसमें सॉरी उसमें ऑस्मोलैलिटी कम होगी ना, कंसनट्रेशन जो है ड्रॉप कर जाएगी, तो जो ओवरऑल कंसनट्रेशन है सोल्यूट्स की एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो भी डिक्रीज़ होगी, ठीक है, क्योंकि सोडियम जो है हमारा मेजर कंट्रीब्यूटर होता है जो ऑस्मोलैलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर वही सोडियम ही कम है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कम है, तो उससे हो गया क्या कि वाटर शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इनटू द इंट्रा सेलुलर स्पेस, ठीक है, क्योंकि वो बाहर हाइपोटोनिक है, तो जहाँ ज़्यादा सॉल्यूट्स होंगे सेल्स के अंदर फिर पानी जाएगा ना, जहाँ पे वाटर होता है वहीं, जहाँ पे सॉल्यूट्स होते हैं वहीं पे वाटर जाता है, तो अब वो बाहर कम है हाइपोनेट्रीमिया है तो सारा पानी सेल्स के अंदर चला जाएगा ताकि ऑस्मोलैलिटी इक्वलाइज हो, तो उससे सेलुलर स्वेलिंग क्रिएट होगी, ठीक है। तो मैंने कहा हाइपोनेट्रीमिया कॉज अ डिक्रीज इन द ऑस्मोलैलिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। अब ड्यू टू द इंक्रीज इन द इंट्रा सेलुलर वॉल्यूम, सेल्स में पानी ज़्यादा चला गया तो स्वेलिंग हो जाएगी सेल्स की, ठीक है, ब्रेन सेल की स्वेलिंग। अब ब्रेन में सेल्स की अगर स्वेलिंग हो जाएगी तो उसमें ऑब्वियसली ब्रेन स्टेम हर्निएशन होगा, ब्रेन स्टेम बाहर जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा वगैरह जो है बाहर हर्निएट करके फोरामेन मैग्नम से बाहर आ जाएंगे और उससे एपनिया हो सकता है क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर्स मौजूद है वहाँ पे, वो कंप्रेस हो सकते हैं, ठीक है, ये सब स्वेलिंग की वजह से हो रहा है। तो अब मेन सिम्टम्स जो हाइपोनेट्रीमिया में होते हैं वो है एनोरेक्सिया, नोजिया होगा, वॉमिटिंग, मलेज, ठीक है, लेथार्जी, कन्फ्यूजन, गुस्सा भी आएगा, एजिटेशन, हेडेक होगा, सीजर्स,
कोमा में जा सकता है, और डिक्रीज्ड रिफ्लेक्सेस, चेन स्टोक रेस्पिरेशन, मसल क्रैम्प्स एंड वीकनेस एंड रैप्डोमायोलाइसिस। ठीक है, ये सारी क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं जो हमें हाइपोनेट्रीमिया में मिलती हैं। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स आपको याद हो। अब आ जाएं कि हमने किस तरह से हाइपोनेट्रीमिया को डायग्नोज करना है। तो लेबॉर्ट्री वर्कअप जो है हाइपोनेट्रीमिया का, उसमें आता है कि हम पेशेंट का, बच्चे का सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएंगे। ठीक है, ग्लूकोज, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रेटिनिन। ठीक है, ऑब्वियसली ग्लूकोज इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वो सीजर्स के साथ आ रहा है, अनकॉशियस है, तो ऑब्वियसली हम मे बी हाइपोग्लाइसीमिया हो या मे बी जो है रीनल कोई इशू हो, तो इसलिए हम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रेटिनिन भी करवा रहे हैं, ग्लूकोज करवाएंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, सीरम ऑस्मोलैलिटी, लिवर फंक्शन टेस्ट, प्रोटीन्स एंड लिपिड लेवल। ठीक है, तो ये इसकी डायग्नोसिस हम फिर बनाएंगे, ये इन्वेस्टिगेशन हमने करवानी होती हैं। मैनेज किस तरह करना है, हाइपोनेट्रीमिया है तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन या रिप्लेसमेंट। ठीक है, हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया जिसमें वॉल्यूम भी कम है, हाइपोनेट्रीमिया भी है, सोडियम भी कम है, तो उसको हमने आइसोटोनिक सलाइन के साथ ट्रीट करना होता है यूजुअली। ठीक है, वैसे तो इसकी जो मैनेजमेंट है उसमें फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन हमने करनी होती है या फ्लूइड को रिप्लेस करना होता है। तो ये इनिशियल मैनेजमेंट उसकी टाइप ऑफ हाइपोनेट्रीमिया पे डिपेंड करता है। अगर वो हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोनेट्रीमिया है तो उसमें हमने फिर उसको आइसोटोनिक सलाइन देना होता है। ठीक है, उसके बाद सोडियम रिप्लेसमेंट कब करेंगे, सोडियम जो जितना डेफिसिट है, हाइपोनेट्रीमिया है ना, तो सोडियम डेफिसिट हम कैलकुलेट करते हैं, उसका एक फॉर्मूला है। देखिए, सोडियम डेफिसिट जो मिली इक्विवेलेंट में होगा इज़ इक्वल टू, हमने 0.6 को मल्टीप्लाई करना होता है बच्चे के वेट के साथ जो केजीज़ में होगा, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 140 माइनस सीरम में उसका सोडियम कितना है। ठीक है, तो 0.6 को हमने उसके वज़न के साथ मल्टीप्लाई किया, और फिर जो आंसर आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, जिस 140 को पहले सीरम में अभी उसका सोडियम कितना है उससे माइनस करके फिर जो आंसर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। तो इन केस अगर अक्यूट सिवियर हाइपोनेट्रीमिया है, सिवियर किस्म की, यानी सीरम सोडियम के लेवल 120 मिली इक्विवेलेंट से भी कम है, हम कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया 130 से अगर कम हो, अगर 120 से भी कम हो, सिवियर हाइपोनेट्रीमिया है, और उसमें साथ में बच्चे को CNS के सिम्टम्स भी हो रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि रिफ्लेक्सेस कम हैं, कोमा में जा रहा है, सीजर्स हैं, हेडेक, तो इस तरह के CNS के अगर सिम्टम्स भी हैं साथ में, तो ऐसे बच्चे को हमने 3% हाइपरटोनिक सलाइन सॉल्यूशन एडमिनिस्टर करना है। ठीक है, ये याद रखें, ये सिवियर हाइपोनेट्रीमिया में हम सिर्फ देते हैं जिसमें CNS सिम्टम्स हो रहे हैं, 120 से सोडियम कम है, तो हम 3% हाइपरटोनिक सलाइन देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टॉपिक कंप्लीट विच वॉज दी हाइपोनेट्रीमिया। उसके बाद देखें, अगला जो सोडियम डिसऑर्डर है वो है हाइपरनेट्रीमिया। अब सोडियम ज़्यादा है। ठीक है, इसका भी एक इन्होंने केस प्रेजेंट किया है कि 2 मंथ ओल्ड इन्फेंट है, 2 महीने का बच्चा है, और उसको प्रेजेंस विद एक्सेसिव क्राइंग, मदर इज़ गिविंग कंसनट्रेटेड फॉर्मूला मिल्क, देयर इज़ डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट एंड डिलेड स्टूलिंग। ठीक है, माँ उसको जो है बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्मूला मिल्क दे रही है, जिसमें डाइल्यूट इतना नहीं है, ज़्यादा कंसनट्रेटेड है, बच्चे का यूरिन आउटपुट भी कम है, स्टूल भी डिले पास कर रहा है, और बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली रो रहा है। ठीक है, जब हमने एग्जामिनेशन की तो बच्चा डिहाइड्रेटेड लगा, और उसका सीरम सोडियम लेवल कितना है, 152 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो ये हाइपरनेट्रीमिया से रिलेटेड है। हाइपरनेट्रीमिया हम किसको कहेंगे, जब सीरम में सोडियम की कंसनट्रेशन 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो। हाइपो तब कह रहे थे जब 130 से कम हो, 145 से अगर ज़्यादा हो तो हम हाइपरनेट्रीमिया कहेंगे। ठीक है, यहाँ सिनेरियो में 152 है तो ऑब्वियसली बड़ी भी है सोडियम कंसनट्रेशन। क्या वजूहत हैं क्यों सोडियम ज़्यादा हो जाता है, जिस तरह हाइपो में हमने देखा था कि या तो डायरिया MSS हो, स्किन में बर्न, स्वेलिंग, स्वेटिंग हो, थर्ड स्पेस लॉस, तो हाइपोनेट्रीमिया हो रहा था। अब हाइपरनेट्रीमिया एक्चुअली पानी कम लेने से, रिड्यूस्ड वाटर इनटेक जो है उससे डिफेक्टिव थर्स्ट मैकेनिज़्म होता है। ठीक है, यानी डिफेक्टिव थर्स्ट मैकेनिज़्म की वजह से पानी कम लिया जाता है। और इसके अलावा अनकॉन्शियसनेस में भी ऑब्वियसली पेशेंट होश में नहीं है, पानी कम पिएगा, और इनएबिलिटी टू ड्रिंक हो, कोई और इशू जिसमें पी नहीं सकता, या वाटर एक्सेस ही ना हो बच्चे को, तो ये वजूहत हैं कि रिड्यूस्ड वाटर इनटेक सबसे पहली वजह। उसके बाद इंक्रीज वाटर लॉस, या तो इनटेक ही कम है पानी का तो इसीलिए सोडियम बढ़ गया है, ऑस्मोलैलिटी बढ़ गई है,
या तो पानी का लॉस ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज वाटर लॉस, या तो वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया, स्वेटिंग, फीवर, हाइपर वेंटिलेशन, डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है, यूरिन आउटपुट ज़्यादा होता है, ऑस्मोटिक डायूरेसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस और सिवियर बर्न्स अगर हों तो उनमें ऑब्वियसली वाटर का लॉस ज़्यादा होगा। तो रिड्यूस वाटर इनटेक, इंक्रीज लॉस। तीसरा है इंक्रीज्ड सोडियम इनटेक या रीनल साल्ट रिटेंशन, सोडियम ज़्यादा ले रहा है, या तो किडनीज जो है रीनल साल्ट रिटेंशन ज़्यादा हो रही है, या हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, उसमें भी जो है ज़्यादा हो जाएगा, हाइपरनेट्रीमिया होगा, कुशिंग डिजीज़ में, और कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। ठीक है, ये हाइपर एल्डोस्टेरोन ऑब्वियसली जो है सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन करवाता है, तो उससे भी होगा। कुशिंग डिजीज़ में क्यों हो रहा है हाइपरनेट्रीमिया? क्योंकि बहुत सारा कॉर्टिसोल प्रोड्यूस हो रहा है और वो मिनरल कॉर्टिकॉइड की तरह एक्ट करता है, सोडियम वाटर को किडनी से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करवाएगा। और इसी तरह कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, क्योंकि कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया में हमने पढ़ा हुआ है कि 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी होती है, तो वो एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो मिनरल कॉर्टिकॉइड जो प्रीकर्सर्स हैं उनकी एक्यूमुलेशन होगी, जो कि एल्डोस्टेरोन की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बॉडी में सोडियम और वाटर को ज़्यादा रिटेन करेंगे। तो ये वजूहत भी आ गई, तो वो ज़्यादा वाटर इनटेक हो या लॉस ज़्यादा हो, या फिर ये डिफरेंट मैकेनिज्म के रीनल साल्ट रिटेंशन, सोडियम इनटेक ज़्यादा, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, कुशिंग डिजीज़, कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। अब सोडियम ज़्यादा बॉडी में है, क्या सिम्टम्स होंगे? क्लिनिकल फाइंडिंग में बच्चा जो है, पेशेंट जो है इरिटेबल होगा, चिड़चिड़ा होगा, रेस्टलेस होगा, ठीक है, वीक होगा, इरिटेबल, रेस्टलेस, वीक और लेथार्जिक। कुछ इन्फेंट्स की हाई पिच्ड क्राई होगी और उनको हाइपरपनिया होगा। ठीक है, अब ये क्यों हो रहे हैं? ये एक्चुअली ना फ्लूइड शिफ्ट हुई है ना, ऑब्वियसली सेलुलर डिहाइड्रेशन हो जाएगी। अब बाहर आ गया है सेल से सारा वॉल्यूम वाटर, क्योंकि बाहर कंसनट्रेशन सॉलिड्स की ज़्यादा है, तो ब्रेन के सेल्स यहाँ पे श्रिंक होंगे, तो उस वजह से बच्चा जो है, न्यूरॉन्स वगैरह जो हैं उनके श्रिंक हो गए हैं, तो बिहेवियरल चेंज आ रहे हैं, इरिटेबल है, एजिटेटेड है। क्लासिक साइन जो CNS की इरिटेशन का इन्फेंट्स में है वो है हाई पिच्ड क्राई। ठीक है, इसी तरह उसी डिहाइड्रेशन की वजह से सीजर्स भी हो सकते हैं, बच्चे को लेथार्जी या कोमा में जा सकता है, डिहाइड्रेशन है, अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा। इंट्राक्रेनियल हेमरेज भी हो सकती है, क्योंकि अगर रैपिडली फ्लूइड शिफ्ट होता है ना, तो उससे ब्लड वेसल्स बहुत डेलिकेट है, तो वो टीयर हो सकती हैं, उससे ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है, एक और यहाँ पे सिम्टम आप लिख भी सकते हैं कि डोई स्किन हो जाएगी, डो की तरह, क्योंकि सोडियम के लेवल ज़्यादा है, तो वाटर सबकुटेनियस टिश्यू से बाहर आ गया है, तो इन बच्चों की स्किन जो है ना लेस इलास्टिक महसूस होगी और डो की तरह टच करने पे जिस तरह आटा होता है डो, वैसा महसूस होगा। हाइपरथर्मिया भी हो सकता है। ठीक है, सोडियम बॉडी में क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा है, इंटरफेयर करेगा, रेगुलेट द टेम्परेचर, तो बुखार भी हो सकता है। और स्पास्टिसिटी, मसल स्पास्टिसिटी, ठीक है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से। अब डायग्नोसिस हमने कैसे करनी होती है? डायग्नोसिस के लिए लैब स्टडीज़ करवाएंगे, जिसमें CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, सबसे पहले तो वही हिस्ट्री आ गया, फिज़िकल एग्जामिनेशन, ठीक है, और उसमें लैब्स में ब्लड टेस्ट में हमने CBC करवाना है, और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएंगे, सीरम ग्लूकोज, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन लेवल और यूरिन एनालिसिस, ताकि हम यूरिन में जो सोडियम लेवल है और ऑस्मोलैलिटी उसको डिटरमाइन करें। ठीक है, उसके बाद आ जाए मैनेजमेंट पे। तो मैनेज हमने हाइपरनेट्रीमिया को, क्योंकि इसमें डेंजर होता है सीजर्स का या कोमा का, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम कभी भी इसको रैपिडली करेक्ट नहीं करते, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने स्लो करेक्शन करनी होती है। ठीक है, तो वरना सीजर्स या कोमा हो सकते हैं। तो गोल हमारा यही है कि सीरम सोडियम को लेस दैन 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से तक ले आए हर 24 आवर पे, यानी 24 घंटों में, एक दिन में सिर्फ उसके 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम ले आए। ठीक है, नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल 135 से 145 की रेंज जो है नॉर्मल होती है सीरम सोडियम, तो हम उसका डिक्रीज़ करके ले आ रहे हैं, क्योंकि वो बड़ा हुआ है, 145 से ऊपर है, हाइपरनेट्रीमिया है, तो उसको 24 घंटों में हमने सिर्फ लेस दैन 12 मिली इक्विवेलेंट नीचे लाना है। और उसका रेट कितना है? हर घंटे पे उसका 0.5 मिली इक्विवेलेंट सीरम सोडियम कम करना है, सिर्फ 0.5 घंटे पे। ठीक है, तो एक दिन में टोटल 12 मिली इक्विवेलेंट कम करना है, तो इतना स्लो रेट होना चाहिए। ठीक हो गया। तो इसके अलावा सबसे पहले तो मैनेजमेंट में यही है कि हमने अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करना है, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, प्रॉब्लम है क्या, डिहाइड्रेशन की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस है, या कोई और कंडीशन है। फिर फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं हम। वैसे
ओरल फ्लूइड सफिशिएंट होते हैं, लेकिन सीवियर हाइपरनेट्रीमिया में जो पर्सन ड्रिंक वगैरह नहीं कर सकता तो हम आईवी में फ्लूइड्स देते हैं। और यही बात कि स्लो करेक्शन करनी है, ठीक है। एक दिन में हमने तकरीबन 12 तक, 10 to 12, इससे ज़्यादा नहीं करनी, ताकि ब्रेन अडॉप्ट करे, ठीक है। और मॉनिटर करते रहेंगे उसके सोडियम लेवल, फ्लूइड स्टेटस, न्यूरोलॉजिकल साइंस को भी क्लोजली मॉनिटर करेंगे ट्रीटमेंट के दौरान। अच्छा, फ्लूइड की टाइप कौन सी यूज़ करनी है? वैसे चॉइस ऑफ जो फ्लूइड है आईवी में जो हम देंगे बच्चे को, वो पेशेंट के वॉल्यूम स्टेटस पे डिपेंड करता है। यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जैसे 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, या फिर हम 0.45% सलाइन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है ना, 0.9% सलाइन, ये पहले देने होते हैं जब पेशेंट सिवियरली अगर डिहाइड्रेटेड है या शॉक में है, तो हम पहले आइसोटोनिक देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसने यही बताया है कि आगे फ्लूइड रिप्लेसमेंट में अमाउंट ऑफ वाटर जो हाइपरनेट्रीमिया को करेक्ट करने के लिए देना है, उसको भी हम एस्टिमेट कैसे करेंगे। वाटर डेफिसिट इज़ इक्वल टू बॉडी वेट जितना है बच्चे का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से, करंट जो अभी उसका सोडियम है उसमें से माइनस करना है 140। अच्छा, पीछे प्रीवियसली जो हमने देखा हाइपोनेट्रीमिया में, उसमें हम सोडियम डेफिसिट का फॉर्मूला निकाल रहे थे, ठीक है। फॉर्मूला जो था वो सोडियम की रिप्लेसमेंट के लिए सोडियम डेफिसिट था। यहाँ पर वाटर डेफिसिट निकालना है, तो वहाँ सोडियम डेफिसिट में क्या था, 0.6 इंटू वेट केजी में मल्टीप्लाई बाय 140 माइनस सीरम सोडियम, ठीक है। तो 0.6 ना एक्चुअली टोटल बॉडी वाटर का एस्टिमेटेड परसेंटेज होता है एडल्ट मेल में, यानी 60% बॉडी वेट, इसीलिए हम 0.6 रखते हैं, ठीक है। और वेट केजी में लिया था, उनको मल्टीप्लाई किया, फिर 140 माइनस सीरम सोडियम, यानी डिफरेंस बिटवीन द आइडियल सीरम सोडियम लेवल 140 जो है ना, हमारा आइडियल सीरम सोडियम लेवल होता है 140 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। उसमें से हमने माइनस करना है पेशेंट का करंट सीरम सोडियम कितना था, तो उसमें जो डिफरेंस आएगा वो सोडियम की कंसनट्रेशन है जो करेक्ट करनी है, ठीक है। फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये था सोडियम डेफिसिट का फॉर्मूला। यहाँ पर जो हाइपरनेट्रीमिया में हम कर रहे हैं वो वाटर डेफिसिट है, ठीक है। वाटर डेफिसिट के लिए हम बॉडी वेट को मल्टीप्लाई करते हैं 0.6 से, ठीक है। यानी वाटर डेफिसिट जो अमाउंट ऑफ वाटर हमने हाइपरनेट्रीमिया को करेक्ट करने के लिए देना है, कितना वाटर देना है बच्चे को लीटर्स में, वो हमने इसके 0.6 को, यानी इसके टोटल बॉडी वाटर को मल्टीप्लाई कर देना है विद दी करंट सोडियम माइनस 140 डिवाइडेड बाय 140। यहाँ पे जो आइडियल सोडियम है ना, उसको डिवाइड किया है। आइडियल सोडियम हमारा 140 होता है, तो करंट सोडियम माइनस 140 करना है, फिर जो आंसर निकलेगा उसको फिर डिवाइड करना है 140 ये साथ, यानी आइडियल सोडियम के साथ, ठीक है। तो यानी अभी उसका करंट सीरम सोडियम कितना है, उसमें से माइनस करेंगे 140, फिर जो आंसर निकलेगा उसको डिवाइड करेंगे आइडियल सोडियम लेवल के साथ, तो उससे न्यू लो कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम आएगी, जिसकी वजह से दैट वुड रिजल्ट फ्रॉम एडिंग द एस्टिमेटेड वाटर डेफिसिट, ठीक है। तो इस तरह से हम वाटर डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं। बॉडी वेट को, बच्चे की बॉडी वेट को मल्टीप्लाई करना है 0.6 के साथ, फिर जो है उसमें करंट सोडियम को माइनस करेंगे 140 के साथ, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे आइडियल सोडियम के साथ। सपोज़ अगर 15 kg का बच्चा है, ठीक है, 15 kg बच्चे में किस तरह से हम वाटर डेफिसिट, उसकी हाइपरनेट्रीमिया में हम वाटर डेफिसिट निकालेंगे। तो उसके लिए, क्योंकि हमने ऑब्वियसली सोडियम, वाटर कम हुआ है तभी सोडियम ज़्यादा हुआ है ना, तो इसीलिए हम जो वाटर डेफिसिट है वो निकालते हैं और उसको उतना वाटर देंगे। तो बच्चे का बॉडी वेट जो कि 15 kg है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 के साथ, ठीक है। और जो करंट सोडियम अभी उसका जितना भी है, सपोज़ कर लें कि अभी उसका जो सीरम सोडियम लेवल है 160 है, हाइपरनेट्रीमिया में ना 160 कंसीडर करें, तो 160 माइनस हम 140 करते हैं और उसको फिर डिवाइड करेंगे 140 के साथ, तो आंसर आया 10.5, ठीक है। तो 10.5 को इस 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर उसको भी मल्टीप्लाई कर देना है बॉडी वेट के साथ, ठीक हो गया। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब आगे इसने मैनेजमेंट में बताया। पहली बात तो मैनेजमेंट में हमने ये सीखा कि जो एसोसिएटेड डेंजर्स हैं सीजर्स या कोमा की वजह से, हमने जल्दी कभी भी नहीं रिप्लेस करना होता हाइपरनेट्रीमिया में फ्लूइड को स्लो रेट पे, एक दिन में 12 मिली इक्विवेलेंट से भी कम, हर घंटे पे 0.5 मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए वाटर डेफिसिट इसने कैलकुलेट करके बताया, ठीक है। जो वाटर हमने देना है, कितना देना है, वो इस तरह से, इस फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे। अब ये कैलकुलेशन जो है ना वो इक्विवेलेंट होती है टू 3 to 4 ml ऑफ वाटर पर kg फॉर ईच 1 मिली इक्विवेलेंट
दैट द करंट सोडियम लेवल एक्सीड्स 145 मिली इक्विवेलेंट। ठीक हो गया। यानी यहाँ पर इसने एक सिंप्लीफाइड तरीका बता दिया है कि वो वाले कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज यूज़ करने के बजाय हम ये रूल ऑफ थंब भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है कि इसने बताया कि हम 3 to 4 ml ऑफ वाटर पर kg देंगे फॉर ईच 1 मिली इक्विवेलेंट दैट द करंट सोडियम लेवल एक्सीड्स 145। फॉर सपोज़ अगर पेशेंट का जो सीरम सोडियम लेवल है वो जितने भी 145 नॉर्मल होता है ना अपर रेंज, 145 से ऊपर जितने भी फिर मिली इक्विवेलेंट है, ठीक है, उसमें हमने फिर उसको फिर उसमें हमने 3 to 4 ml मल्टीप्लाई कर देना, 3 या 4 ml भी कर सकते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करने हैं उसके वेट के हिसाब से और जितना एक्सेस सोडियम है। फॉर सपोज़ अब 145, एक एग्जांपल देखें, एक बच्चा है जो कि सपोज़ 10 kg का है, ठीक है, अब उसका सीरम सोडियम जो है 150 है, यानी 145 से ऊपर है ना, 150 है, 5 कितना एक्सेस में, 5 एक्सेस में है, ठीक है, 5 मिली इक्विवेलेंट ऊपर है सिर्फ। तो इजी तरीका ये है कि आप इस 5 मिली इक्विवेलेंट को मल्टीप्लाई करो बच्चे के वज़न के साथ, जितने भी मतलब एक सोडियम एक्सेस है उतने एक्सेस को मल्टीप्लाई कर देना है उसके वज़न के साथ 10 kg के साथ, और मल्टीप्लाई कर देना है 3 या 4 ml के साथ। तो जो आंसर निकलेगा वो उसका वाटर डेफिसिट होगा। ठीक है, यानी कि अगर बच्चा 10 kg का है तो आप 10 मल्टीप्लाई बाय 5 मिली इक्विवेलेंट उसका सोडियम लॉस हुआ है, 10 इंटू 5 इंटू और 3 या 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 भी कर सकते हो 4 भी कर सकते हो, तो आंसर निकलेगा 3 से अगर कर लेते हैं तो आंसर है 150 ml। तो उसका जितना वाटर डेफिसिट निकला है 150 ml। ठीक है, तो ये इजी एक रूल ऑफ थंब इसने बताया। अगर हम वो कॉम्प्लेक्स फार्मूला यूज़ नहीं करते तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि जितने सोडियम लॉस हुए हैं वो कैलकुलेट करने हैं, यानी 145 से कितने ऊपर है उसका सोडियम का लेवल, 150 अगर है तो मतलब 5 ऊपर है, 151 है तो ओबियसली 6 मिली इक्विवेलेंट ऊपर है, तो जितने सोडियम है ऊपर उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है उसके 3 या 4 के साथ और मल्टीप्लाई बाय इसका वेट। ठीक है, आगे इसने बताया है कि जब अगर डिहाइड्रेशन सीवियर हो तो उसमें नॉर्मल सलाइन या लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन हमने एडमिनिस्टर करना होता है ताकि बच्चे का ब्लड प्रेशर और उसकी टिश्यू परफ्यूजन जो है वो नॉर्मलाइज हो, इम्प्रूव हो। ठीक है, ये आगे लास्ट लाइन में इसने टाइप ऑफ फ्लूइड बता दिए पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। सिवियर डिहाइड्रेशन है तो हम 0.9% सोडियम क्लोराइड जो होता है ना नॉर्मल सलाइन 0.9% वो देंगे, या लैक्टेटेड रिंगर सॉल्यूशन देंगे ताकि बीपी और टिश्यू परफ्यूजन सही हो। और उसके बाद इसने बताया एक बार परफ्यूजन रीस्टैब्लिश हो गई तो फिर हम 0.45% सलाइन एडमिनिस्टर करते हैं ताकि उसका यूरिन आउटपुट मेंटेन रहे। कितना, 0.5 ml पर kg पर आवर उसका यूरिन आउटपुट हो। ठीक है, एक बार सीवियर डिहाइड्रेशन को करेक्ट किया 0.9% NaCl देंगे, फिर मेंटेनेंस के लिए जब परफ्यूजन हो गई तो मेंटेनेंस के लिए 0.45% सलाइन देंगे। दैट्स इट। तो यहाँ पर कंप्लीट हुआ ये टॉपिक हमारा हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया हाइपरनेट्रीमिया दोनों सोडियम डिसऑर्डर्स हमने डिटेल में देखे और